नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था और उस टेस्ट में जो सवाल पूछे गए थे उन सवालों के हम डिस्कशन उन जो सवाल पूछे गए थे उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं। यानी सही ऑप्शन कौन है और गलत ऑप्शन कौन कौन से हैं और क्यों गलत हुए, क्योंकि कंफ्यूजन बना हुआ है आपको कि उनका गलत इतना क्यों हुआ है। हमारे पास पूरा डेटा है, 3 नंबर से शुरू किया है और 10 नंबर तक 10 सवाल थे, 10 नंबर के थे। 3 नंबर से लोग 3 नंबर पाना शुरू किए हैं 10 सवालों में से, और हाईएस्ट 10 नंबर तक। 10 नंबर सिर्फ 2 ही लोगों ने गेन किए हैं, उनमें से हम नाम पढ़ेंगे। 2 जो लोग हाईएस्ट नंबर 10 में से 10 नंबर लेकर आए हैं, एक हैं रश्मि गुप्ता जी, 10 में से 10 लेकर आई हैं, और नीलम यादव। रश्मि गुप्ता और नीलम यादव ने 10 में से 10 नंबर गेन किए हैं। बाकी बहुत सारे लोग 6-7 की जो लिस्ट है उसमें बहुत सारे लोग हैं। 8 नंबर वाले भी कई सारे बच्चे हैं, उनके हम नाम बताएंगे। देखिए, नंबर कम ज्यादा या पास फेल ये तो सब हमारा हिस्सा है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया में ये फीडबैक है कि हमने जो प्रॉपर तरीके से इतने दिन से हम लगातार तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या जो डिप्लोमा या डिग्री ली है उसमें हमने सीखा कितना है। क्योंकि सेंट्रल टीटी अप्लाइड सवाल पूछता है, 2.5 घंटे का पेपर, 150 क्वेश्चन। क्यों लोग इतने सारे 27 लाख 30 लाख लोग अपीयर होते हैं और 2.5, 3, 5 लाख मुश्किल से पास होते हैं? तो ये स्थिति क्यों बनी है? क्योंकि आप बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझते हैं और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो हम उन्हीं सवालों के डिस्कशन करने जा रहे हैं और आपको देखना है। पहला सवाल हम ले रहे हैं, रचनात्मक आकलन। हमने आपको पढ़ाया है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। ये क्या है? आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, यानी एफए है। रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है, पहला ऑप्शन है कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य चुनो। दूसरा है कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छांटो। तीसरा ऑप्शन है कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो, और चौथा ऑप्शन है कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। हमने कई बार आपको पढ़ाया है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के पेज नंबर 80 पर चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा भी है आपने कि हम बच्चे को ऐसा तैयार करें ताकि वह स्वयं ज्ञान का निर्माण करने वाला हो जाए। यानी उसके अंदर अपसारी चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन, नॉन ट्रेडिशनल थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग डेवलप हो जाए। सवाल का उत्तर देना ही क्रिएटिव तरीका नहीं है। मतलब कोई प्रश्न बनाकर दे दिया गया, बच्चे उसका उत्तर लिखें। अगर उत्तर बनाकर दे दिया गया, बच्चे प्रश्न बनाएं, तो ये ज्यादा नॉन ट्रेडिशनल थिंकिंग को प्रमोट करने वाला है। तो पहले क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, चौथा ऑप्शन राइट है। दूसरा सवाल है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि। सीधे सीधे लिख लिया गया है कि जो आकलन है, असेसमेंट है, हमारी लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है। तो ये डरावना मुश्किल वाला नहीं होना चाहिए। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंग है क्योंकि पहला ऑप्शन है बच्चे को अंक दिए जाएं ताकि वह यह समझ सके कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहां पर है। देखिए, पेज नंबर 80 पर टेबल बनी हुई है एनसीएफ में, हिंदी वाले एडिशन में, कि आकलन का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए। बांटने के लिए, एक दूसरे में अंतर करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, नामकरण करने के लिए आकलन मूल्यांकन नहीं किया जाता। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, आकलन से अध्यापक बच्चे के अधिगम को समझता है और उनके अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी होती है। दूसरा ऑप्शन राइट है कि यहां आकलन और मूल्यांकन क्या है, सबको फीडबैक देता है, आलोचनात्मक और विवेचनात्मक, बच्चे को, टीचर को और एजुकेशन सिस्टम को। तीसरी बात आती है कि आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षक ने पढ़ाया और बच्चे ने सीखा। चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 94 पर लिखा है कि हमें क्या करना, बच्चे फेल नहीं होते, वे व्यवस्था को फेल दर्शाते। तो तीसरा ऑप्शन इसलिए गलत। चौथा ऑप्शन यहां पर बता रहा है आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन हो गया 2,
आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया है, क्योंकि हमारे पास एक एक बच्चे का एक एक क्वेश्चन का पूरा फीडबैक है और हमारे पास वो पूरा डिटेल है, ताकि हम सही एनालिसिस कर पा रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम में हम एक एक बच्चे का डेटा हमारे पास है और उसमें हम देख रहे हैं किस पर आपने कौन सा रिस्पॉन्स किया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमें हर बच्चे के बारे में पता चल रहा है कि किसने बहुत गंभीरता से चीजें की है और कौन थोड़ा कंफ्यूज है। लापरवाह तो नहीं कहेंगे, कंफ्यूजन है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एनसीईआरटी सही से पढ़ा नहीं है आपको। देखो मैं आपको गारंटीड कहता हूं ये बात, ये रिकॉर्डेड है सब कुछ, कि अगर आप नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क को समझ लेते हो तो तुम्हें जीवन में कोई हरा नहीं सकता, इतने तुम खतरनाक हो जाओगे। पैडागॉजी, शिक्षण शास्त्र आपको आपके व्यवहार में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चर्चा करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 भी आकलन से संबंधित है। आकलन एक सतत प्रक्रिया है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन एक सतत प्रक्रिया है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है विषय वस्तु, पाठ पुस्तक, शिक्षक और कक्षा में सुधार का समर्थन। दूसरा है प्रविधि। प्रविधि बहुत लोग नहीं समझ पा रहे थे, प्रविधि का मतलब होता है मेथड। प्रविधि पाठ पुस्तक, शिक्षक और विद्यार्थी में सुधार का अवलोकन। तीसरा है प्रविधि सामग्री, शिक्षक और कक्षा कार्य निष्पादन में सुधार की प्रतिपुष्टि। और चौथी कंडीशन है विषय वस्तु, शिक्षण सामग्री और सामग्री। चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु, शिक्षण, पाठ सामग्री एवं प्रशिक्षण में सुधार की प्रतिपुष्टि। कितना छोटा सा सवाल है और कितने कॉम्प्लेक्स ऑप्शन है। यहां जो चौथा ऑप्शन है प्रशिक्षण में सुधार, तुरंत काट दीजिए। विषय वस्तु और शिक्षण पाठ्य सामग्री में तो हेल्प करता है सतत मूल्यांकन, लेकिन प्रशिक्षण हो चुका है, अब यहाँ प्रशिक्षण की कोई बात नहीं होती। प्रविधि सामग्री, शिक्षक और कक्षा कार्य निष्पादन में सुधार की प्रतिपुष्टि। तीसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। दूसरा है प्रविधि पाठ्य पुस्तक, शिक्षक और विद्यार्थी में सुधार का अवलोकन, ये भी नहीं है। और पाठ्य पुस्तक, विषय वस्तु, पाठ पुस्तक, शिक्षक और कक्षा में सुधार का समर्थन, तो ये भी नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या कर रहा है पाठ पुस्तक, शिक्षक और कक्षा में सुधार का समर्थन। तो यहां अप्रोप्रिएट क्या है? समर्थन और प्रतिपुष्टि जहां मिल रही है, यानी थर्ड नंबर ऑप्शन ज्यादा आपका अप्रोप्रिएट है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? 4 तरीके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आकलन, पहला ऑप्शन है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन है। दूसरा, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए। और अंत में, तो भैया क्या जो आकलन की प्रक्रिया है वो साल में 2 बार, अब पता लगा वही 2 बार तुम क्या हो, बीमार पड़ जाओ, तो क्या तुम्हारा सही फीडबैक मिल पाएगा? तो 2 बार नहीं, सतत होना चाहिए। तीसरा, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाहरी एजेंसी, आपने स्कूल बेस्ड असेसमेंट पढ़ा है, विद्यालय आधारित आकलन पढ़ा है, तो बाह्य एजेंसी कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है आकलन शिक्षण की प्रक्रिया में अंतर्निहित, इंटरलाइज है, जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे के ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, ये बच्चे का पोटेंशियल है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका, ये तो क्वेश्चन सबका सही है, मोस्टली एक ही 2 लोगों का गलत है। करीब 300 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है इस छोटी सी क्विज ऑनलाइन सीरीज में, तो 300 लोगों में से बहुत कम लोगों का गलत है। जो भी व्यक्ति हमारा लेक्चर, वीडियो या कहीं थोड़ा बहुत स्टडी किया है, तो टीचर वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था में क्या होता है? फैसिलिटेटर, सुविधादाता, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, तालमेल बैठाने वाला नहीं, निर्देशक भी नहीं, संप्रेषक और व्याख्याता। इन चारों ऑप्शन में से दूसरा ऑप्शन सही, क्वेश्चन नंबर 5 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग, ये मोरलिटी प्रिंसिपल को डिफाइन करने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने कहा था कि बच्चे में हाइपोथेटिकल मोरलिटी उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर, यानी प्री कन्वेंशनल मोरलिटी स्टेज के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? अब 3 इनकी स्टेजेस थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और
पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में क्या था, सोशल स्टैंडर्ड के बिहाफ पर, और कन्वेंशनल में था सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, और थर्ड में था ओन इंटरनल थिंकिंग। अब यहां कह रहे हैं पहली स्टेज के बिहाफ पर डिस्कस करना है, और पहली स्टेज क्या करती, पारिवारिक अपेक्षाएं। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत आवश्यकताएं, तीसरी स्टेज में चला जाएगा व्यक्तिगत मूल्य, तीसरी स्टेज में चला जाएगा पारिवारिक अपेक्षाएं। जो आपको पूछ रहा है सही ऑप्शन तीसरा, अंतर्निहित, तीसरी स्टेज में चला जाए, खुद से संबंधित हैं, यानी व्यक्तिगत चिंतन पर आधारित, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन तीसरा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन को वाइगोत्स्की सहमत होंगे। 4 कथन दिए गए हैं, वाइगोत्स्की किस कथन से सहमत होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है, बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। गलत ऑप्शन दूसरा है, बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। कतई नहीं, दूसरा वाइगोत्स्की ऐसी बात नहीं करते, हमने वीडियो बनाया है, देख सकते हैं। तीसरा, बच्चे जन्म से शैतान होते और दंड देकर नियंत्रित। चैप्टर नंबर 4 नेशनल कैरिकुलम पेज नंबर 96 हिंदी वाले एडिशन में कहा गया, वर्बल और नॉन वर्बल कुटाई करने से बच्चों के 3 नुकसान होते हैं। अगर बच्चे को कूटा गया ज्यादा तो 3 नुकसान होंगे। कौन कौन से, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होगा, एजुकेशन से इंटरेस्ट खत्म होगा, अपने प्रति कॉन्सेप्ट उसका चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन 4 है, बच्चे समवयस्क यानी जो उनके एज के हैं, समवयस्क और उनसे जो बड़े हैं वयस्क के साथ सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की का प्रिंसिपल सोशियो कल्चर कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रिंसिपल, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। 7 नंबर का सही ऑप्शन है 4। आगे हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारी स्क्रीन पर है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। पहला ऑप्शन राइट है, व्याकरण आधारित होता, गलत ऑप्शन। तीसरा, वक्ता पर निर्भर करता, गलत ऑप्शन। शब्दकोश के अनुसार, गलत ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, संज्ञानात्मक। ये क्वेश्चन कठिन था, बहुत कम लोग कर पाए, बहुत रेयरेस्ट लोग कर पाए हैं जो रेगुलर क्लास किए हैं और लगातार वीडियो देख रहे हैं और अपनी भी मेहनत कर रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ अप्रेंटिसशिप यानी संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, अपने आप में कॉग्निटिज्म जो है, बौद्धिकता की बात है, वो अपने आप में, फिर उस पर अप्रेंटिसशिप करने की बात है। प्रशिक्षित तथा शैक्षिक संवाद करता क्या है, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया 88 नंबर पेज एनसीएफ चैप्टर नंबर 4 की पहली लाइन है, सीखने की प्रक्रिया सामाजिक संबंधों के ताने बाने में लगातार चलती रहती है। दूसरा, आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर गलत है, पाठ सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देती, गलत। कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल, ये भी नहीं। यानी 9 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन है फर्स्ट। लास्ट सवाल 10 नंबर इस क्विज का पहला जो टेस्ट सीरीज आपका ऑनलाइन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का कराया गया था, 300 से अधिक लोगों ने, अभी हमने मॉर्निंग में डाला था, 5-6 घंटे हुए हैं, 300 से अधिक लोगों ने रिस्पांस किया है। उसमें मैक्सिमम नंबर पाने वाली 2 लड़कियां नीलम यादव और रश्मि गुप्ता है, बाकी 8 नंबर पाए हैं, उनके नाम हम लेंगे। 7 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर लोगों ने गेन किए हैं। पियाजे तथा वाइगोत्स्की, 10 नंबर सवाल, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम, यानी एक रचनात्मक क्रिएटिव क्लासरूम है, उसमें अधिगम कैसा होगा। पहला, विद्यार्थी द्वारा स्वयं सूचित किया जाना है, विद्यार्थी द्वारा स्वयं सूचित किया जाना है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दूसरा है, शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है। तीसरा है, शिक्षक द्वारा लिखा जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है, उद्दीपक तथा अनुक्रिया से जोड़ा जाता है। वाइगोत्स्की हो, पियाजे हो, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से रिलेटेड है और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान एक्टिविटी पर बात करती है, इन्वेंशन बेस्ड लर्निंग की बात करती, खोज पर आधारित सीखने को महत्व देती है। यानी पहला ऑप्शन 10 नंबर क्वेश्चन का, विद्यार्थी द्वारा स्वयं
सृजित या स्वयं सूचित किया जाता है, या सूचित वर्ड गलत हो गया है, टाइपिंग एरर है, सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला ऑप्शन। अब हम कुछ बात की चीत कर ले, हमने 10 सवाल डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें 7 नंबर पाने वाले सबसे अधिक ज्यादा बच्चे हैं, उसके बाद है 6 नंबर पाने वाले, फिर है 5 नंबर, और फिर है 8 नंबर पाने वाले, और फिर है 3 नंबर पाने वाले, फिर है 2 नंबर पाने वाले, फिर 1 नंबर पाने वाले। अगर हम नाम लें तो 2 बच्चों का तो मैं नाम ले चुका हूं, बाकी 8 नंबर पाने वाले लोग हैं, देख लेते हैं। इसमें आशुतोष अवस्थी है, प्रीति शर्मा है, श्रेया है, नहीं श्रेया हाँ है, आरती राज है, और कौन है 8 नंबर पाने वालों की लिस्ट में हम देख रहे हैं। 300 से अधिक बच्चों ने टेस्ट दिया है, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। 8 नंबर पाने वालों में किरण ने नहीं गेन किया है, किरण के नंबर नहीं है। हम डिस्कस कर रहे हैं 8 नंबर पाने वाले बच्चे। हाँ, ये तनु दीक्षित ने 8 नंबर गेन किए हैं। विवेक के हैं 7 नंबर पाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। 8 नंबर पाने वाले संध्या मिश्रा भी 8 नंबर पाई हैं, और 8 नंबर हैं खुशबू पांडे ने 8 नंबर गेन किए हैं। 8 नंबर आमिर अहमद खान यानी आमिर ने 8 नंबर गेन किए हैं, और 9 नंबर भी कुछ लोगों ने गेन किए हैं। महेंद्र ने 7 नंबर, प्रीति ने 7 नंबर, बहुत सारे 300 बच्चे हैं, हमने कुछ छाटे हैं। 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। 10 नंबर 2 ही लोग पाए हैं। लगातार रिस्पांस जारी है। अभी जब हम वीडियो डाल रहे हैं तब 300 और लोग लगातार अभी क्या नाम है इसको कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा रिस्पांस है। हम धीरे धीरे ऐसी ढेर सारी टेस्ट सीरीज जो ऑथेंटिक होगी, जेन्युइन होंगी, जिनका हम डिस्कशन भी किया करेंगे, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे, और आपको प्रॉपर सही डेटा के साथ भेजना है ताकि हम आपको सही दिशा निर्देश दे सकें। देखिए, सेंट्रल टीटी क्वालिफाई करना है तो आपको थोड़ा हमारी बात सुननी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी हमारी बात सुन लेते हैं तो मैं गारंटीड कहता हूं, और सेंट्रल टीटी में तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। हाईएस्ट नंबर पाने वाले बच्चे हमारे निर्देशन में रहे हैं। तो बच्चों, अगर आप ठीक डेटा इंफॉर्मेशन दोगे, जो आपको ईमेल आईडी दिया जाता है, फोन नंबर दिया जाता है भरने के लिए, और आपको अपना नाम, तो सही डेटा अगर आप देंगे तो हम प्रॉपर फीडबैक आपको देते रहेंगे ताकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी होती रहे। बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कर दिया करो। टेस्ट सीरीज के लिंक को भी, टेस्ट का जो लिंक होता है उसको भी लोगों तक पहुंचा दिया करो, ताकि ये जो बहुत उनको कंफ्यूजन है, गलत सलत क्वेश्चन मिलते हैं, अनऑथेंटिक, अनबिलीवेबल, बहुत ज्यादा उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसे सवाल बच्चे करते हैं और बेचारे वो कहीं के नहीं रहते हैं, परीक्षा में असफलताएं मिलती है। तो हम चाहते हैं आपको निश्चित सफलता के लिए हमसे जुड़ो। बच्चों, आप डिफरेंट टाइप के माध्यम, संचार माध्यम है, हमारा ईमेल आईडी है, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़ करके हमें आप अपनी समस्याएं बताएं, क्वेश्चन भेजें, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीजें डिस्कस करके आप तक पहुंचाएं। जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होते हैं, आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, इस तैयारी से रिलेटेड हम उन पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।